आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा एचयूएल के एक बड़ी D2C एक्विजिशन के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे यूएस के नए एआई फ्रेमवर्क को जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा। आखिर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के फ्यूचर के बारे में। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है थर्सडे 23 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए और एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने मिनिमलिस्ट नाम के एक स्किन केयर ब्रांड को एक ऑल कैश डील में अक्वायर कर लिया है। एचयूएल इस डील के लिए 2,955 करोड़ रुपीस पे करेगा, जो इसे इंडिया की D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड सेगमेंट में अब तक का सबसे बड़ा डील बनाता है। अगर आप मिनिमलिस्ट के बारे में नहीं जानते तो जल्दी से आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। मिनिमलिस्ट एक रिलेटिवली नया कंपनी है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेनली ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू सेल करता है। ये ब्रांड काफी जल्दी ग्रो हुआ है और सिर्फ 8 महीने में 100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू तक पहुंच गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने पहले करोड़ से ही प्रॉफिटेबल रहा है। अब इंडिया के सबसे बड़े एफएमसीजी प्लेयर्स में से एक एचयूएल ने इस ब्रांड का 90.5% स्टेक अक्वायर किया है। बाकी 9.5% स्टेक फाउंडर्स के पास रहेगा, जिसे अगले 2 सालों में एचयूएल परचेज करेगा। इस डील को बेहतर समझने के लिए इंडिया की स्किन केयर मार्केट को समझना जरूरी है। इंडिया का स्किन केयर मार्केट में ट्रेडिशनली वेल नोन ब्रांड्स जैसे पॉन्ड्स और वैसलीन का डोमिनेंस रहा है, जो दोनों एचयूएल के प्रोडक्ट्स हैं। ये ब्रांड यूजुअली जेनेरिक क्लेम्स करते हैं, जैसे स्किन को मॉइस्चराइज करना या फेयर बनाना। प्रॉब्लम ये है कि यूजर्स को अपनी स्पेसिफिक स्किन नीड्स को इन जेनेरिक प्रोडक्ट्स के अंदर फिट करना पड़ता है। मिनिमलिस्ट जैसे नए ब्रांड्स ने एक अलग तरह का अप्रोच लिया है। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जैसे एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स। ये नए ब्रांड्स ट्रांसपेरेंसी और इंग्रेडिएंट्स के क्लियर पर्पस पे फोकस करते हैं, जो यूजर्स के साथ ज्यादा कनेक्ट करने में मदद करता है। तो भला एचयूएल ने मिनिमलिस्ट को अक्वायर क्यों किया? जब एचयूएल जैसी एक बड़ी कंपनी किसी नए ब्रांड की सक्सेस देखती है तो एक ऑब्वियस सवाल होता है, किसी और कंपनी को खरीदने के बजाय ये अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च क्यों नहीं करते? क्योंकि बड़ी पुरानी कंपनीज के लिए नए एरियाज में जल्दी मूव करना मुश्किल होता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अप्रूवल्स और प्रोसेसेस बहुत धीरे होते हैं, जबकि छोटे स्टार्टअप्स जल्दी पिवट कर सकते हैं और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। मिनिमलिस्ट को अक्वायर करके एचयूएल इंस्टेंटली इस ब्रांड के लॉयल ऑनलाइन फॉलोइंग, प्रोडक्ट फॉर्मूलाज और ट्रांसपेरेंट रेप्यूटेशन को एक्सेस कर सकता है। साथ ही एचयूएल का एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो फिजिकल स्टोर्स में काम करता है। इसका मतलब है कि मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स अब उन लोगों तक भी पहुंचेंगे जो ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं। एक और सवाल ये आता है कि जब मिनिमलिस्ट ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था तो उन्होंने अपना स्टेक क्यों बेच दिया? फाउंडर्स के लिए एचयूएल के साथ पार्टनरशिप काफी फायदेमंद है। मिनिमलिस्ट का अपने आप ग्रो करना तो पॉसिबल था, लेकिन नेक्स्ट लेवल तक बिजनेस ले जाने के लिए ज्यादा पैसे, सप्लाई चेन सपोर्ट और मैन पावर चाहिए होता है। एचयूएल के पास ये सब है। फाउंडर्स नए स्किन केयर आइडियाज और प्रोडक्ट्स बनाने के अपने कोर काम पर फोकस कर सकते हैं, जबकि एचयूएल ब्रांड्स को नेशनली और ग्लोबली एक्सपैंड करने का काम करेंगे। 2,955 करोड़ रुपीस का एक्विजिशन अमाउंट बड़ा है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है एचयूएल के रिसोर्सेज जो मिनिमलिस्ट के ग्रोथ में मदद करेंगे। ये डील एक ब्रॉडर ट्रेंड को भी दिखाता है। इंडिया में कई बड़े एफएमसीजी कंपनी सक्सेसफुल ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड्स को अक्वायर कर रही हैं। मैरिको ने मेंस ग्रूमिंग ब्रांड बियर्डो खरीदा था और गुड ग्लैम ग्रुप ने प्रीमियम ब्रांड द मॉम्स को अक्वायर किया था। रीजन सिंपल है, नए ब्रांड बनाने के बजाय एक ऐसे ब्रांड को खरीदना जो डिजिटल लैंडस्केप और लॉयल कंज्यूमर बेस को अच्छे से समझता हो ज्यादा आसान होता है। फ्यूचर इंप्लीकेशंस की बात करें तो एचयूएल के लिए मिनिमलिस्ट का एक्विजिशन मास्टीश सेगमेंट नाम के एक नए कैटेगरी को
स्ट्रेंथन करेगा। मास्टीज का मतलब है मास मार्केट और प्रेस्टीज प्रोडक्ट का मिक्स। ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है जो दिखाता है कि बड़ी कंपनीज सिर्फ अपने ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स पर निर्भर नहीं कर सकते। आज के कंज्यूमर जाने पहचाने ब्रांड नेम से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और स्पेसिफिसिटी मांगते हैं। साथ ही छोटी प्रॉफिटेबल ब्रांड्स भी एक बड़े प्लेयर्स के सपोर्ट से काफी ग्रो कर सकते हैं। ये डील D2C इंडस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर को शेप कर सकता है और हमें देखना होगा कि अगले कुछ सालों में और कौन से नए डील्स होते हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। दूसरी स्टोरी सुनने के पहले एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। सोचिए, आप एक दिन सुबह उठते हैं और पता चलता है कि एक बड़ी कंट्री ने ऐसे रूल्स बना दिए हैं जो डिसाइड करते हैं कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को कौन यूज कर सकता है। ये रूल्स ये भी डिसाइड करते हैं कि पावरफुल कंप्यूटर चिप्स और कटिंग एज AI सिस्टम्स कौन आसानी से ले सकता है और कौन कॉम्प्लिकेटेड लीगल हर्डल से गुजरेगा। अपने नए फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करके यूनाइटेड स्टेट्स ने यही किया है। बैक स्टोरी समझते हैं। यूएस गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रहा था कि टॉप लेवल AI टेक्नोलॉजी तक एक्सेस लिमिट किया जाए। ये लिमिट्स अक्सर एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स पर लगते हैं क्योंकि ये चिप्स AI मॉडल्स ट्रेन करने के लिए जरूरी हैं। अगर आपके पास ये चिप्स नहीं हैं तो आप लेटेस्ट AI टूल्स नहीं बना सकते। पहले इनका फोकस था कि यूएस के बड़े राइवल्स जैसे चाइना को ये चिप्स ना मिले, लेकिन अब जो बाइडेन के ऑफिस छोड़ने के पहले उन्होंने नए रूल्स ऐड किए जो पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इनका मकसद है कि AI में अमेरिका अपना टॉप पोजीशन बनाए रखे और दूसरे कंट्रीज को पीछे रखे। ये नए रूल्स, जिनको डिफ्यूजन फ्रेमवर्क कहा जा रहा है, दुनिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। चाइना और रशिया जैसे बड़े राइवल्स आउटकास्ट हैं जो बिल्कुल भी एडवांस चिप्स या AI टूल्स नहीं ले सकते। 18 कंट्रीज का एक इनर सर्कल है जो या तो यूएस के क्लोज एलाइज है या AI सप्लाई चेन में जरूरी है। इनके लिए बहुत कम बैरियर्स हैं। और एक 100+ कंट्रीज का मिडिल ग्रुप है जिसमें इंडिया भी आता है, जो स्ट्रिक्ट कोटास और कॉम्प्लिकेटेड पेपरवर्क के साथ डील करता है। मिडिल ग्रुप का सिचुएशन समझते हैं। जो कंट्रीज मिडिल ग्रुप में हैं, उनके लिए सिचुएशन ऐसा हो गया है मानो AI इंडस्ट्री के आसपास ऊंचा फेंस बन गया है। ये कंट्रीज एडवांस चिप्स तो ले सकते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी तक। अगर उन्हें इन लिमिट से ज्यादा चिप्स चाहिए हो तो यूएस ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी या BIS से स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ अमेरिकन या अलाइड कंट्रीज को ब्रॉडर लाइसेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन मिडिल ग्रुप्स के लोकल कंपनीज के लिए काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इन लाइसेंसेस के साथ क्वार्टरली लिमिट्स भी होते हैं और रेगुलर अपडेट्स भी देने होते हैं। बिना लाइसेंस के मिडिल ग्रुप कंट्रीज का कंप्यूटिंग पावर कैप 26.9 मिलियन TPP तक होता है। TPP कंप्यूटिंग पावर मेजर करने का एक यूनिट है। फिलहाल लगा लिमिट लगभग 1700 NVIDIA H100 चिप्स के बराबर है। ये छोटे AI प्रोजेक्ट्स के लिए तो काफी है, लेकिन इससे ग्लोबल AI लीडर्स के स्केल तक compete करना मुश्किल है। इन नए रूल्स को बेहतर समझने के लिए इनका टेक्निकल इंपैक्ट समझते हैं। एक AI मॉडल को एक जायंट डिजिटल ब्रेन समझिए। इसे ट्रेन करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद AI ब्रेन को मॉडल वेट्स के फॉर्म में शेयर किया जाता है, जो बताता है कि कंप्यूटर कैसे डेटा को प्रोसेस करे। नए अमेरिकन रूल्स कहते हैं कि अगर एक मॉडल बहुत एडवांस्ड है तो ट्रेन्ड वर्जन को इनर सर्कल के बाहर ट्रांसफर करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब अगर किसी को AI का फाइनल ब्रेन इंपोर्ट करना हो तो रेगुलेशंस के कारण वो आसानी से ऐसा नहीं कर पाएगा। रूल्स में एक थ्रेशोल्ड भी है। AI मॉडल्स जो 10 to the power 26 ऑपरेशंस तक पहुंचते हैं वो इनर सर्कल के बाहर नहीं जा सकते बिना स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए। 10 to the power 26 एक इतना बड़ा नंबर है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्केल समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। GPT-3 जैसे मॉडल्स ने लगभग 3 into 10 to the power 23 ऑपरेशंस लगाए थे और GPT-4 ने 2 into 10 to the power 25 ऑपरेशंस। आगे के मॉडल्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस और प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, पर इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? अभी के लिए शायद ये एक बड़ा इशू ना लगे, क्योंकि इंडिया में अभी ऐसी कंपनीज कम हैं जिन्हें हजारों पावरफुल चिप्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन फ्यूचर में जब इंडियन फर्म्स या रिसर्चर्स लार्ज स्केल काम करना चाहेंगे तो ये रूल्स उन्हें स्लो कर सकते हैं या उन्हें ऐसे हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे जो अमेरिकन या एलाइड कंपनीज को नहीं करने पड़ते। एक और इशू ये है कि ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल पॉलिटिकल टूल्स बन सकते हैं। यूएस पहले भी AI चिप रिस्ट्रिक्शंस का यूज करके नेशंस को अपने पॉलिसीज बदलने के लिए फोर्स कर चुका है। जैसे यूएई बेस्ड कंपनी G24 को NVIDIA चिप्स तभी मिल पाए जब उसने चाइना से टाइज तोड़
दिए और अपना हुआवी टेक रिप्लेस करके माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर लिया। कुछ लोग इस सिस्टम को इंडिया के लाइसेंस राज से कंपेयर कर रहे हैं, जहां एक्सेसिव रूल्स के कारण बिजनेसेस के लिए काम करना मुश्किल होता था। एनवीडिया और ऑरेकल जैसे कंपनीज ने ओपनली इस फ्रेमवर्क को क्रिटिसाइज किया है। एनवीडिया ने इसे मिसगाइडेड बोला है और ऑरेकल ने कहा कि ये शायद वर्स्ट गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आइडिया है। यूएस, जो हमेशा ओपन मार्केट और फ्री ट्रेड का सपोर्टर रहा है, अब ऐसे रूल्स बना रहा है जो ज्यादा टाइटली कंट्रोल इकोनॉमी जैसे लगते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज के लिए जरूरी बनता जा रहा है, फाइनेंस और हेल्थ केयर से लेके एजुकेशन और नेशनल सिक्योरिटी तक। ये नए रूल सिर्फ एआई चिप्स को कंट्रोल करने का एक तरीका नहीं है, ये बताता है कि एआई आर्म्स रेस में स्टेक्स कितने बड़े हैं। अभी के लिए दुनिया को एक ऐसे सिस्टम के साथ जीना होगा जो यूएस और उनके एलाइज को फेवर करते हैं। बाकी कंट्रीज के लिए ये एक रिमाइंडर है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कंट्रोल करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। अब चलते हैं हमारी आखिरी स्टोरी पर। आखिरी स्टोरी में हम इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे। जल्द ही इंडिया प्री आईपीओ मार्केट्स का एक ऑफिशियल वर्जन देख सकता है। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया या एआईबीआई के एक इवेंट पर सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी ब्यूक ने अनाउंस किया कि सेबी स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर इस मार्केट को फॉर्मलाइज करने पर काम कर रहे हैं। फिलहाल जो सिस्टम है उसमें जब आईपीओ का बिड विंडो क्लोज होता है तो कंपनी को 3 वर्किंग डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक आईपीओ मंडे को क्लोज होता है तो कंपनी थर्सडे को लिस्ट करेगी। इसका मतलब है कि प्री आईपीओ मार्केट के लिए सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे का टाइम होता है। तो एक जरूरी सवाल ये आता है कि इन मार्केट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर पार्टिसिपेशन सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए अलाउड हो जो अलॉटमेंट मिलने का पता चलने के बाद ट्रेड करते हैं तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अलॉटमेंट्स यूजुअली ट्यूसडे रात तक फाइनलाइज होते हैं। इसका मतलब है प्री आईपीओ ट्रेडिंग के लिए सिर्फ वेडनेसडे का एक दिन बचता है। इससे बेहतर होगा थर्सडे तक का ही इंतजार कर लेना। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि किसी भी इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करने दिया जाए, चाहे अलॉटमेंट मिला हो या ना हो। लेकिन ये भी प्रॉब्लमैटिक है। प्री आईपीओ ट्रेडिंग एक स्पेक्युलेटिव मार्केट बन सकता है जहां ट्रांजैक्शन सेटल करने की जरूरत तब तक नहीं होती जब तक स्टॉक ऑफिशियली लिस्ट ना हो। अगर ऐसा होता है तो प्री आईपीओ मार्केट लंबे समय के लिए ओपन रह सकते हैं, लेकिन ये एफएनओ ट्रेडिंग जैसा बन जाएगा जो एक स्टॉक के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफिशियली लिस्ट होने से पहले ही अलाउड हो जाए। अभी के लिए बस इतना कंफर्म है कि एक नया सिस्टम बन रहा है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये मार्केट कैसे काम करेंगे। अनाउंसमेंट काफी ब्रीफ था और बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी क्लियर नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट स्पेकुलेट कर रहे हैं फ्रेमवर्क के बारे में, लेकिन क्लैरिटी तभी मिलेगी जब सेबी ऑफिशियली ज्यादा डिटेल्स रिलीज करेगा। तब तक अनऑफिशियल ग्रे मार्केट जो अभी ऑपरेट करता है वो प्री आईपीओ फेज में लंबे समय के लिए एक्टिव होता है, रोड शोज के स्टार्ट होने से लेकर लिस्टिंग डेट तक। ये ट्रेड ज्यादातर बेट्स जैसे होते हैं जो ऑफिशियल चैनल्स के बाहर सेटल किए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट के पंटर्स ज्यादा फेमिलियर ग्रे मार्केट्स को रिस्ट्रिक्टेड ओपन मार्केट से ज्यादा प्रेफर करें। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, JSW ग्रुप ने महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। उनका प्लान कई एरियाज कवर करता है, जैसे स्टील प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरीज और सोलर मॉड्यूल्स। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि फास्टर अप्रूवल्स और टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए। ये प्रोजेक्ट्स हजारों जॉब्स क्रिएट करेंगे और महाराष्ट्र की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। दूसरा, गोल्ड प्राइसेस अपने 11 वीक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए हैं। स्पॉट गोल्ड अब $2,751.89 पर आउंस पर है और यूएस गोल्ड फ्यूचर्स $2,768.4 पर आउंस टच कर चुका है। ये प्राइस अब अक्टूबर के $2,790.5 पर आउंस के पीक के काफी करीब है। इस सर्च का रीजन है ग्लोबल मार्केट में बढ़ती अनसर्टेनिटी जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज यूरोपियन गुड्स पर टैरिफ और फरवरी 1 से चाइनीज इंपोर्ट्स पर 10% टैरिफ का प्लान की वजह से है। फाइनली, एसर रिन्यूएबल्स ने महाराष्ट्र में 8,000 करोड़ रुपीस का कमिटमेंट दिया है 2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने के लिए।
उनका फोकस ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स पर होगा और ब्लू एनर्जी मोटर्स के लिए ईवी ट्रक चार्जिंग सपोर्ट बनाने का प्लान है। इन प्रोजेक्ट्स पर काम FY 26-27 में शुरू होगा और रीजन्स में 2000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।